केसरिया बालम आओ रे पधारो म्हारे देश देश रे पधारो म्हारे देश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरा गाना पसंद आया होगा। टीचिंग के अलावा मुझे गाना गाना भी काफ़ी पसंद है, तो आने वाले क्लासेस में हो सकता है आपको मेरे छोटे मोटे ऐसे ही सॉन्ग्स के लाइन टॉलरेट करने पड़े। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग एंड वन सेकेंड अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स के बीच का रिलेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड लॉ और अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का रिलेशन। सो अकाउंटिंग एंड लॉ में क्या रिलेशन है? कोई भी बिजनेस किसी भी कंट्री में जब शुरू होती है तो उसको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द गवर्नमेंट ने क्या लॉज बनाए हैं। बिना लॉ के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। उसको लॉ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो हर कंट्री में वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सारे लॉज बना करके रखती है और उस लॉज के अकॉर्डिंगली ही बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमारे कंट्री में, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हालांकि इसमें हर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, बट आप मान के चलो कि लगभग सारे ही बिजनेस को अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अभी ऑनलाइन आ रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए तो कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। इस तरह से बहुत सारे लॉज होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग और लॉ में क्या रिलेशन है? देखो, जब बिजनेस लॉ के हिसाब से चलेगा तो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस भी लॉ के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। बिना लॉ को फॉलो किए हुए बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। और जब लॉ के हिसाब से ट्रांजैक्शन होगा तो उसी ट्रांजैक्शन की तो अकाउंटिंग होगी। तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि लॉ और अकाउंटिंग में रिलेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस का होता है जो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंगली कंपनी एंटर करती है किसी भी ट्रांजैक्शन में। मतलब अगर कंपनी कोई ट्रांजैक्शन कर रही है तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से कर रही है और उसी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग हो रहा है। तो इस तरह से अकाउंटिंग एंड लॉ में भी रिलेशन है। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपनीज एक्ट में भी कुछ थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ। कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे लॉज हैं जो ये बोलते हैं कि कोई कंपनी को अगर बाईबैक करना है, ये सब बड़े बड़े टर्म है, आप लोग सीए इंटर में सीखेंगे, या बोनस शेयर इशू करना है, या कोई डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, तो इन सब से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं कंपनीज एक्ट में। तो हर कंपनी को उन कंपनीज एक्ट के लॉज के हिसाब से ये सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग एंड लॉ में इस तरह से तो रिलेशन है भैया काफ़ी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है? सीधा रिलेशन है। मैनेजमेंट ही तो अकाउंटिंग करवाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करवाती है? अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करेंगे और उसकी अकाउंटिंग ही नहीं कराएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए की जाती है और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में एक पार्ट मैनेजमेंट का भी आता है, हमने पढ़ा था। तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में डेफिनेटली रिलेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को देख के ही मैनेजमेंट अपने परफॉर्मेंस को समझता है और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। तो ये तो हो गया भाई अकाउंटिंग एंड लॉ एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ऐसी क्या चीज़ें हैं? या आप ऐसा मान लो कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अकाउंटिंग होती हैं पर वो आपको दिखती नहीं,
और अकाउंट्स में जो रियलिटी है वो कभी कभी दिखती नहीं है, तो उसको लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग माना गया है। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। देर आर सर्टेन मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताया है, उससे लेके कुछ भ्रम है। मिसकंसेप्शंस मतलब भ्रम। क्या क्या भ्रम है? अ कॉमन मैन प्रिज्यूम्स that an income statement shows the correct income or loss of the enterprise and the balance sheet depicts a perfectly true and fair picture of financial statements of that enterprise। एक आम आदमी ये मानता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं और प्रॉफिट लॉस निकल कर आता है वो एकदम ट्रू होता है, और बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यू हैं वो एकदम ट्रू होते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। इनकम और एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटी की जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो 100% ट्रू नहीं होती हैं। वो कैसे नहीं होती है आगे हम लोग जानेंगे। आगे बोल रहे हैं, इट मस्ट बी रिकग्नाइज दैट द अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग और उसके अपने लिमिटेशंस हैं। बिजनेस की लैंग्वेज क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग को? क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर आप समझना चाहोगे तो उसके अकाउंटिंग को देखकर ही समझ पाओगे कि ये बिज़नेस कैसा रन कर रही है, इसमें प्रॉफिट लॉस कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग को बिज़नेस का लैंग्वेज बोला गया है और इसके खुद के लिमिटेशंस हैं कुछ। आगे है, द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस कंस्ट्रेंट्स विद इन विच द अकाउंटिंग वर्क्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट मतलब बाधा मान लो आप। बहुत सारे रुकावटों के बाद निकल कर के आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, और वो किस तरह की रुकावटें हैं हम लोग आगे जानेंगे। तो इसीलिए वो 100% ट्रू पिक्चर तो नहीं दिखाता है कंपनी के प्रॉफिट या लॉस का। आगे बोल रहे हैं, द अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस ऑन विच द अकाउंटिंग इज बेस्ड बिकम द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअल में जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है वो अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले एजम्पशन एंड कन्वेंशंस की वजह से होती है। अब ये एजम्पशन एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में थोड़ा डिटेल करके बताऊंगा। इसके पहले जो सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का सिलेबस था, जब मैंने सीए फाउंडेशन किया था उस टाइम में अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल के 2 टॉपिक अलग अलग दिए हुए होते थे स्टडी मटेरियल में। तो इंस्टीट्यूट ने अब हटा दिए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। मैंने फर्स्ट चैप्टर तो देखा पूरी अच्छी तरह से, इसमें कहीं भी मुझे अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस का टॉपिक अलग से दिखा ही नहीं, जो कि होना चाहिए फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि ये बेसिक्स है पूरा अकाउंटिंग का और आपको पता होना चाहिए। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं, तभी आप समझ पाओगे एक्चुअल में कि क्यों अकाउंटिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो 100% ट्रू नहीं हो पाते। आगे है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नेवर फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी फैक्टर एज देयर आर लार्जली द आउटकम ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट्स विद रिगार्ड टू द अडॉप्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत सारे अलग अलग अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज का जजमेंट करते हैं और अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं। इसीलिए माना जाता है कि अकाउंटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर का मतलब जिसका कोई सर्टेन रिजल्ट ना हो उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। हर आदमी के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो रिजल्ट निकल के आए उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कलर अच्छा होता है, तो आप बोलेंगे ये कौन सा सवाल हुआ, कलर तो सभी अच्छे होते हैं। किसी को रेड अच्छा लगता है, किसी को ब्लू अच्छा लगता है, किसी को ग्रीन अच्छा लगता है, किसी को वाइट अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर पसंद होते हैं और कोई भी कलर नहीं बोला जा सकता कि यही कलर अच्छा है, तो इसको बोलेंगे ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। उसी तरह अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि अलग अलग अकाउंटेंट अपने दिमाग के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं और उस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी फैक्टर अकाउंटिंग में भी आ जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड कन्वेंशन में आपको अभी सिर्फ अजम्पशन जानना है। अजम्पशन के बारे में जान लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अकाउंटिंग में बहुत सारे एजम्पशंस लिए जाते हैं अकाउंटिंग करने के समय। मेनली 3 तरह के एजम्पशंस होते हैं, आपको बताता हूं मैं। पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है एक्रूअल। गोइंग कंसर्न का मतलब हुआ कि ये अकाउंटेंट मान के चलता है कि कंपनी आने वाले समय में जैसे आज चल रही है, ऑपरेट कर रही है, आने वाले सालों में भी ऐसे ही ऑपरेट करती रहेगी और कंपनी बंद नहीं होगी। मतलब कंपनी का दिवालिया नहीं निकलेगा, कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहेगी और आगे भी चलती रहेगी, ऐसा माना जाता है।
क्योंकि जनरली यही मान के अकाउंटिंग कर सकते हैं आप ये मान के अकाउंटिंग नहीं कर सकते कि इस साल कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कमाई है, अगले साल कंपनी का लॉस हो जाएगा और वो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा तो हम लोग नहीं मानेंगे ना। हम लोग जनरली यही मानते हैं कि कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट कमाते रहेगी और आगे धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी। तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल अडॉप्ट किया है वही अकाउंटिंग पॉलिसी आगे साल और उसके आगे आने वाले सालों में भी वही अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके चलेगी। फॉर एग्जांपल, जब कोई कंपनी अपने साल के अंत में उसका कुछ स्टॉक बच जाता है, जो गुड्स वो सेल कर रही है, अगर उसका उसमें से कुछ स्टॉक बच गया तो उसका वो वैल्यूएशन करती है स्टॉक का। और वो वैल्यूएशन करने के लिए 3-4 तरह के मेथड होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, इस तरह के मेथड्स होते हैं। तो कंपनी कोई एक मेथड को सेलेक्ट करती है और उसके हिसाब से अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करती है। मान लो कंपनी ने वेटेड एवरेज मेथड अडॉप्ट किया और उससे अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया और वैल्यूएशन आया 1 लाख रुपया। तो हम लोग मान के चलेंगे कि कंपनी ने इस साल अगर वेटेड एवरेज पॉलिसी अडॉप्ट किया है तो अगले साल और उसके अगले साल भी वेटेड एवरेज पॉलिसी ही कंपनी अडॉप्ट करके चलेगी। इस पॉलिसी को लीफो फीफो में ऐसे चेंज नहीं करेगी। तो ये दूसरा एजम्पशन है। और तीसरा एजम्पशन है एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग अकाउंट्स में कोई भी इनकम और खर्चा तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो ड्यू होता है, न कि जब वो एक्चुअल में पे या रिसीव होगा। इसका क्या मतलब है? मान लो कि आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हर महीने आपको 10,000 रुपये सैलरी देनी है। अब 1 महीने वो बंदा काम कर चुका है और आप उसको अब सैलरी देने का अब उसका समय आ गया है। तो 30 दिन होने के बाद आप तो उसको सैलरी दोगे, लेकिन मान लो आपके पास पैसे अभी नहीं है तो आपने उसको बोला कि मैं तुमको 10 दिन के बाद सैलरी दूंगा। मतलब 30 दिन हो गया, उसका 10,000 रुपये सैलरी ड्यू हो गया, लेकिन आप उसको अभी पैसे नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो 10 दिन का टाइम मैं ले रहा हूँ, 10 दिन के बाद, थोड़ा पैसे अभी नहीं है, मैं 10 दिन के बाद तुमको सैलरी दे दूंगा। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे ना, तो अकाउंटिंग में आपको 1 महीना कंप्लीट होते ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है, भले आपने उसको सैलरी दी हो या ना दी हो। तो इसी को बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको। मान लो 1 तारीख से उसने ज्वाइन किया था और 30 तारीख को उसकी सैलरी लगती है, तो 30 तारीख को ही आपको सैलरी का एंट्री पास करना पड़ेगा जर्नल में, भले ही आपने उसका पेमेंट ना किया हो। जब पेमेंट कर दोगे तब उस समय भी एक और एंट्री पास होगी। तो ये, और अभी जो एंट्री पास करोगे 30 तारीख को और 10 दिन के बाद जो एंट्री पास करोगे, वो दोनों एंट्री आपस में सेट ऑफ होके एक सिंगल एंट्री ऑटोमेटिक बन जाती है। जब हम लोग जर्नल करेंगे तो वो सीखेंगे। तो इस तरह से अकाउंटिंग होती है एक्रूवल बेसिस पे। भले आपने पेमेंट ना किया हो, लेकिन जब ड्यू हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर लो। और उसी तरह से अगर आपको कोई इनकम आने वाली है, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सेल किया है, ठीक है, और सेल वो आपने उधार में किया है और वो 1 महीने के बाद आपको पैसा मिलने वाला है, फिर भी आज आपने सेल किया तो उसका इनकम आज ही आप रिकॉर्ड करोगे, भले ही 1 महीने बाद वो पैसा आने वाला हो। तो पैसा आया नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो ड्यू हो चुका है। और इसी को हम लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं या एक्रूवल एजम्पशन बोल सकते हैं। तो ये 3 तरह के एजम्पशंस हम लोग अकाउंट्स में फॉलो करते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। तो इसी के वजह से होता है ये जो प्रॉफिट और लॉस में और बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटीज़ के वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, रियलिटी और जो हम लोग एक्चुअल में पेपर्स में देखते हैं, तो इन्हीं अजम्पशंस की वजह से होता है कि मान लो कि अकाउंटेंट ने कुछ एजम्पशन लिया और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग कर दिया, लेकिन एक्चुअल में कुछ और भी प्रॉफिट हो सकता है। कोई सैलरी, मान लो स्टॉक का वैल्यूएशन किया वेटेड एवरेज के हिसाब से, बट उससे निकल के आए 1 लाख, लेकिन स्टॉक का वैल्यू हो सकता है 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000। तो ऐसे वैल्यूएशन में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि अकाउंटिंग के ये कुछ लिमिटेशंस हैं, अजम्पशंस एंड कन्वेंशन, जिसकी वजह से अकाउंटिंग जो है पूरा 100% ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के, टोटल 7 एग्जांपल्स हैं। तो आओ जल्दी जल्दी इन 7 एग्जांपल्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है, द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अकाउंट्स में इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर नहीं कर सकते, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ द पर्सनल। आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कितने वैल्यू का स्किल है और वो कितने ईमानदार हैं, कितने लॉयल हैं, इसको तो आप मॉनेटरी टर्म में नहीं माप सकते ना, इसकी कोई वैल्यू आप नहीं लगा सकते।
तो इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। तो ईमानदारी और स्किल को क्यों रिकॉर्ड ही करना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, आपके कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ईमानदार हैं और उनके पास अच्छा खासा स्किल है, तो ये कंपनी के लिए एक एसेट है। कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर बेईमान हो और उसके पास कोई स्किल ना हो, तो क्या होगा, वो कंपनी क्या अच्छे से चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। उनके पास जब स्किल ही नहीं है, वो जो ईमानदारी नहीं है एम्प्लॉयज़, तो आप कैसे उनसे उम्मीद करोगे कि वो अच्छा काम करेंगे और आपकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे? कभी नहीं। तो इन दो क्वालिटीज़ को, और इससे बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर, जो आप कंपनी का एसेट मानते हो उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, जब गूगल का जो सीईओ, आप लोग उनको जानते होंगे, उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई एक बार गूगल को छोड़कर दूसरे कंपनी में जा रहे थे। तो गूगल ने क्या किया, उनको 500 करोड़ रुपीस का ऑफ़र किया अपने कंपनी में रहने के लिए। तब जाकर सुंदर पिचाई उस कंपनी को छोड़ के नहीं गए और आज वो उस कंपनी के सीईओ हैं। तो उनको कंपनी ने इतना पैसा क्यों ऑफ़र किया? क्योंकि वो कंपनी के एसेट है। वो जानती है कंपनी कि मैं इसको 500 करोड़ रुपया दूंगा, ये मेरे को 50,000 करोड़ का बिजनेस बना करके देगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय जो होता है कंपनी का एसेट होता है, लेकिन उसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं हो पाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट, while the users of the accounts are interested in knowing the position of the business in the near future. कोई भी जो अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज़ करते हैं? वो ये देखने के लिए यूज़ करते हैं कि पिछले सालों में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस था और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इसको देख के वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, ये जानने के लिए लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है ना, ये तो साल के अंत में बनता है, और वो सिर्फ एक दिन का पोजीशन दिखाता है, साल के अंत में कंपनी का क्या पोजीशन है। वो फ्यूचर का तो पोजीशन बताता नहीं है, और लोग चाहते हैं कि फ्यूचर का कंपनी का परफॉर्मेंस जाने और फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी कंपनी, ये वो लोग अंदाज़ा लगाना चाहते हैं अकाउंटिंग से। और अकाउंटिंग जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू दिखाती है, मतलब आज के डेट में कंपनी ने क्या फाइनेंशियल पोजीशन डेवलप किया है और आज तक कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, अकाउंटिंग से ये समझ में आता है। तो ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन मानी जाती है कि अकाउंटिंग से फ्यूचर पता नहीं चलता, पास्ट का पता चलता है। थर्ड है, अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन चारों महीने में कुछ सैलरी पे किया है। ऐसे करते करते आप दिसंबर तक आए हो, हर महीने में आप सैलरी दे चुके हो, और हाँ, तो एक साल में आपने दिसंबर तक सैलरी दिया और आप दिसंबर में आके आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो। तो ये जो प्रॉफिट लॉस आया आपका, वो तो साल भर आपने जितना ट्रांजैक्शन किया उसके बेसिस पे आया। जो भी खर्चे किए आपने इलेक्ट्रिसिटी में, सैलरी में, प्रिंटिंग, स्टेशनरी में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में, जो भी खर्चे किए, तो वो साल भर आपने खर्चे किए, तब जाके लास्ट में जो भी टोटल खर्चा कलेक्ट हुआ और टोटल इनकम जो आया, उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट लॉस निकाला। लेकिन ये जो प्रॉफिट लॉस आया, क्या ये एग्जैक्ट है प्रॉफिट लॉस? क्योंकि आज के डेट में पिछले एक साल में जितने भी आप खर्चे करते आए हैं, वो तो धीरे धीरे उसका तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा होगा। तो इन्फ्लेशन जो एक साल में यहाँ बढ़ गया, तो वो आपके अकाउंटिंग में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो जो भी आपने खर्चे किए, 10 महीना पहले भी अगर कोई खर्चा किया, तो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो 10 महीने के बाद, तो 10 महीने के बाद तो वो खर्चा एक्चुअल में इन्फ्लेशन हो गया है। एक साल में तो काफ़ी इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उस इन्फ्लेशन का कोई रिकॉर्ड हम लोग अकाउंटिंग में कर नहीं पाते। इसीलिए ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो अकाउंटिंग में इग्नोर हो जाता है। ये एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। चौथा है, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनका। कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है ऐसा होना चाहिए, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है वैसा होना चाहिए, और अलग अलग टॉपिक पे नहीं, एक ही टॉपिक में
एक ही टॉपिक पे दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो दूसरे बातें करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, इसीलिए ये भी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है। सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। कुछ अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, तो अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता है, अलग अलग अकाउंटिंग अजम्पशंस लेता है, पॉलिसीज अडॉप्ट करता है, उस हिसाब से अकाउंटिंग करता है, तो उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो है ये भी एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन माना गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। जब आप हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब ये सब टॉपिक्स हमको समझ में आएगा। तो आप ये मान के चलो, ये समझ के चलो कि अकाउंटिंग अपने हिसाब से जजमेंट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और अजम्पशंस का, तो ये अकाउंटिंग का जो है वो एक लिमिटेशन माना जाता है, क्योंकि रिजल्ट जो है अलग अलग अकाउंटेंट के हाथों से अलग अलग आ सकता है, एक ही कंपनी का रिजल्ट। 6th पॉइंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर दोज असेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ह्यूमन resources, although the very important asset of the enterprise, are not shown in the balance sheet. There is no generally accepted formula for the valuation of the human resource in money terms. जैसे मैंने आपको सुंदर पिचाई का एग्जांपल दिया कि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का एसेट होता है, लेकिन आप उसको मॉनेटरी टर्म में निकाल ही नहीं सकते उसका वैल्यू, तो इसीलिए उसकी अकाउंटिंग में नहीं हो सकती, तो ये एक लिमिटेशन है, वही पॉइंट दोहराया है यहाँ पे। 7वां पॉइंट है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। सेम आइटम के लिए अलग अलग अकाउंटिंग अजम्पशंस जब लिए जाते हैं तो उससे अकाउंटिंग के वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। दो थ्रू वेरियस लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस दीज ऑप्शंस टू मिनिमम, बट सर्टेनली कुड नॉट बी रिड्यूस टू वन। बहुत सारे लॉज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले गए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक आइटम के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना हो। तो बहुत हद तक कोशिश की गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हेल्प से और बहुत सारे लॉज के हेल्प से इस मैनिपुलेशन को रोकने की, लेकिन 100% तो रुक नहीं पाता है, इसीलिए ये एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। इन अ नटशेल इट कैन बी सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग has certain practical limitations and therefore the financial statement should be interpreted carefully, keeping in mind all various factors influencing the true picture. तो नटशेल में बोला जा सकता है कि अकाउंटिंग के कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, और जब कोई भी इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे तो इन अकाउंटिंग अजम्पशंस और लिमिटेशंस को ध्यान में रख के पढ़े और उसको पूरा 100% सच ना माने। तो ये हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अकाउंटेंट का रोल क्या है? तो ये बेसिकली देखो, अकाउंटेंट का रोल बिजनेस में होता है और बिजनेस सोसाइटी के लिए ही चल रही होती है, तो इनडायरेक्टली अकाउंटेंट का रोल सोसाइटी में बहुत ही बड़ा होता है। बिना किसी अकाउंटेंट के कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अकाउंटेंट का मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बिजनेस बनने से लेकर बिजनेस बंद होने तक, बिजनेस बनाने में, बिजनेस चलाने में, बिजनेस बंद करने में, तीनों प्रोसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। तो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई बिजनेस नहीं चल सकता, और जिस कंट्री में कोई बिजनेस नहीं चल सकता है वो कंट्री ग्रो कहाँ से करेगी। तो ये सीधी सी मैंने आपको एक निचोड़ बता दिया। बाकी ये पैराग्राफ आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये इसमें कुछ पढ़ाने वाला कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या सर्विसेज देता है एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला सर्विस है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो सर्विस है वो अकाउंटेंट देता है, यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट ये अकाउंटेंट करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग किया है वो अच्छे से किया है कि नहीं, उसको चेक करना ऑडिट कहलाता है। अभी आप इतना ही समझो, ऑडिट एक सब्जेक्ट है सीए इंटर लेवल पे। जब आप फाउंडेशन पास कर लोगे तो आपको इंटर में एक पूरा सब्जेक्ट मिलेगा ऑडिट बोल के, वहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑडिट क्या होता है। लेकिन अभी आप इतना समझो कि जो भी अकाउंटिंग हुई है वो ठीक से हुई है या नहीं, इसी को चेक करने को ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट दो तरह का होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो गवर्नमेंट आपको बोलती है करने को, आपको मतलब कंपनी को, गवर्नमेंट जो
ऑडिट क्या बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जो ऑडिट करने को बोलती है कंपनी को, उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। और कंपनी जो खुद से अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ऑडिट बोलती है, ऑडिट करती है, उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। तो जैसे कोई भी कंपनी होती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो कंपनी फॉर्म में, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करके, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करना कंपलसरी होता है। ये इंडिया में लॉ है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाना है, आप किसी से भी नहीं करा सकते, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही। ना कंपनी सेक्रेटरी से, ना कॉस्ट अकाउंटेंट से, ना इंजीनियर से, ना डॉक्टर से, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा। और इंटरनल ऑडिट आप अपने कंपनी के इंटरनल परफॉर्मेंसेस, इंटरनल कंपनी के ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, अकाउंटिंग को चेक करने के लिए जो करते हो, वो इंटरनल ऑडिट होते हैं। वो आप किसी से भी करा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करा सकते हो, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवा सकते हो। तो ये दोनों सर्विसेज भी अकाउंटेंट देता है। टैक्सेशन, सीए फाउंडेशन में ना ये टैक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा होना चाहिए था बेसिक्स में। ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है, इसके जगह पे अगर टैक्सेशन देते ना तो ज़्यादा हेल्प होता है बच्चों को। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बल्कि मैं ये जेन्युइनली फील करता हूँ कि टैक्सेशन जो है, आपको सीए इंटर में 2 पार्ट में 100 मार्क्स का पेपर है वो पूरा, और सीए फाइनल में तो 2 पेपर में है पूरा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक मेजर पोर्शन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का टैक्सेशन। तो फाउंडेशन में इसको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। बिजनेस मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का कोई ज़्यादा खासा रोल नहीं है सीए सब्जेक्ट, सीए कोर्स में, बट टैक्सेशन का काफ़ी रोल है, इसीलिए ये देना चाहिए था। अब नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, जो दिया पढ़ो। तो टैक्सेशन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करके देता है, कंपनी के टैक्स पॉलिसीज़ को बनाता है, कंपनी कैसे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकती है, ये कोशिश करने में, ये कोशिश करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मदद करता है कंपनी को। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, तो ये दोनों को ही हेल्प करता है, दोनों मैटर में कंपनीज को। तो ये एक सर्विस है। अगली सर्विस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेजमेंट को। तो एक अकाउंटेंट वो सारा डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और एक रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को देता है, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। और कंसल्टेंसी सर्विस, कंपनी को बहुत सारे चीज़ों में कंसल्ट करना पड़ता है अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कहाँ पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, बहुत सारी चीज़ों में। तो कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज भी देता है अकाउंटेंट। फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब पैसे से रिलेटेड जितने भी एडवाइसेस हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है कंपनी को। क्या क्या एडवाइसेस, पहला में देखो बोला हुआ है, थोड़ा सा पेन ऑन कर लेता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बिजनेस एक्सपेंशन, चौथा इन्वेस्टिगेशन। आप इसको पढ़ोगे, उसके पहले मैं आपको चारों का मतलब बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी बहुत सारे जगहों में पैसा लगाती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। अपने बिजनेस में नया मशीन अगर ला रही है कंपनी, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है उसको। तो बहुत सारे जगहों में कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है। तो कहाँ पर पैसा लगाएं, कहाँ पर नहीं लगाएं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास, बहुत सारे मशीन्स होती हैं एक प्रोसेस को करने के लिए, बहुत सारे कंपनी के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे तरह के मशीन्स होते हैं। तो किस मशीन में पैसा लगाएं, किस मशीन में ना लगाएं, कहाँ फैक्ट्री बैठाएं, कहाँ ना बैठाएं, कहाँ ऑफिसेस खोलें, कहाँ ना खोलें, कौन सा प्रोडक्ट नया बनाएं, ना बनाएं। तो इस तरह के जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, तो वो उसमें हेल्प करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस को। इंश्योरेंस, कंपनी को किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन से कंपनी से लेना चाहिए, कितने वैल्यू का लेना चाहिए, ये सब मैटर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। अगला पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन, कंपनी को बड़ा करने के लिए कितना बड़ा करें, कहाँ पे, किस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी को बड़ा करें। एक कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, जैसे रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं, पेट्रोल का भी बिजनेस है, कपड़े का भी बिजनेस है, इंटरनेट का भी बिजनेस है, ग्रोसरी का भी बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का भी बिजनेस है। तो हर सेक्टर में कितना कितना कंपनी को फैलना चाहिए, कितना कितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, और उसका क्या बजट होगा, क्या खर्चे होंगे, ये उससे कितना इनकम आएगा, नहीं आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी तरह से प्लानिंग करता है और कंपनी को हेल्प करता है बिजनेस को एक्सपैंड करने में, बड़ा करने में। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब खोजबीन, आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 5 तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, for the information of interested parties in connection with an issue of capital, purchase or sale of the business or a reconstruction and amalgamation। एक कंपनी फॉर्म में जो बिजनेस हो रहा होता है उसमें कंपनी को कैपिटल इशू करना पड़ता है। तो कैपिटल इशू करने में एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को खरीदना चाह रही है तो उस तरह के डिसीजंस में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं कि खरीदना भी चाहिए कि नहीं उस बिजनेस को, वो बिजनेस को खरीदना है तो क्यों खरीदना है। अगर अपनी कंपनी के लिए दूसरा कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है तो वो कॉम्पिटिटर अगर इतना स्ट्रांग है कि आपके हमारे कंपनी को टक्कर देगा तो उस केसेस में अमलगमेशन होता है। और मार्केट में अगर और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो उस कंपनी को भी खरीद लेगी अगर कंपनी, तो मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद लिए जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। दूसरा है टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज़ चीपर टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल और बाय आउट। कभी कभी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कंपनी को कोई सामान जो बेच रही है कंपनी वो खुद ही बनाना चाहिए या दूसरे से खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, तो अगर आपको कैलकुलेटर का बिजनेस करना है तो आप पहले ये देखोगे कि ये कैलकुलेटर मैं मार्केट से खरीद के बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा कि मैं खुद ही बनाऊंगा तो फ़ायदा होगा। तो ऐसे आपके दिमाग में आ रहा होगा खुद ही बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन आप खुद बनाओगे तो आपको इस कैलकुलेटर को बनाने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, जो सारा फंक्शन है, जो प्रोसेस है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज है या नहीं और आप किस तरह से मैन्युफैक्चर करोगे, नहीं करोगे और ख़रीदोगे तो कितना खर्चा पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। टू असर्टेन वाई प्रॉफिट्स हैव फॉलन, अगर कंपनी की प्रॉफिट गिरते जा रही है तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें भी हेल्प करता है, भाई क्यों प्रॉफिट गिर रही है। टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो और अच्छे तरीके से कैसे काम कर पाए उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। टू असर्टेन वेदर फ्रॉड हैज़ ऑकर्ड एंड इफ सो इट्स नेचर एंड एक्सटेंट एंड टू मेक सजेशंस विच विल हेल्प टू प्रिवेंट अ रिकरेंस, अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो उसको रोकने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प लिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों में और एक है टू वैल्यू बिजनेस एंड शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज फॉर पर्पजेज सच एज परचेज, सेल, एस्टेट ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पूरे बिजनेस की क्या वैल्यूएशन है, ये वैल्यू निकालने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। और अगला है बोल रहे हैं फॉर सच प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यू नीड एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने में। अगला है पेंशन स्कीम, स्पेशलिस्ट एडवाइस फ्रॉम एक्चुअरीज, इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनीज is needed before launching or amending a provident fund or pension scheme in a business। बहुत सारे पेंशन स्कीम गवर्नमेंट कंपनी को लागू करने पड़ती है अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा के लिए। तो उससे रिलेटेड डिसीजंस लेना पड़ता है कंपनी को कि हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उन एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना और उनको प्रोविडेंट फंड देना। तो इनसे रिलेटेड इंश्योरेंस मतलब हर कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है कंपनी। तो किस कंपनी से करवाना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, किसका कितना खर्चा पड़ेगा, और पेंशन रिटायरमेंट पे एम्प्लॉयज़ को कितनी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प कंपनी ले सकती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट में हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं करेगा, कंपनी को जब ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी अगर मांगेगी हेल्प तो अकाउंटेंट हेल्प करता है। और अलग अलग बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं। सेक्रेटरियल वर्क, एज अ सेक्रेटरियल वर्क भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी के शेयर को रजिस्ट्रेशन कराने में भी हेल्प करता है। कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी को बनाने में मैंने जैसे बताया था, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में भी हेल्प करता है।
रिसीवरशिप लिक्विडेशन, कंपनी बंद करने में भी हेल्प करता है। आर्बिट्रेशन, अगर दो कंपनियों के बीच में केसेस हो गए, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उनको सुलह करवाने में भी आर्बिट्रेशन मतलब सुलह करवाना, दोनों का जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना, सेटलमेंट करवाना, उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। अगर किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत है और वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का भी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और अकाउंट से रिलेटेड जो भी बाकी सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, जितने भी तरह की इंफॉर्मेशंस कंपनी को चाहिए होती है, उन सबको निकालने में, बनाने में, प्लान करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है। तो ये आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है, हर बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है, तो ये भी एक पैराग्राफ का है, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं और गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, उन सब से रिलेटेड पॉलिसीज़ को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी बनाने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। क्या रोल होता है आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ का है, कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, या आज बात करें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आप कोर्स कर रहे हो, ICAI वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं, एक छोटा सा 3-4 लाइन में बताया गया है। बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो कर रही है, और बिजनेस ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी भी सारे देशों की ग्रो कर रही है। तो ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद समरी दी हुई है, समरी आप पढ़ लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, हर चैप्टर में लास्ट में आपको टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है। ये टेस्ट योर नॉलेज को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि इसी से आपका प्रैक्टिस होगा एग्जाम में कैसे आप आंसर करोगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। बोल रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है? जो बच्चा इतना क्लासेस करने के बाद भी ट्रू बोल रहा है ना, वो दीवार पे ना ऐसे करके सर मारो 2-3 बार, तुमको याद आएगा मैंने बताया था कि बुक कीपिंग पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग, जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग 6 स्टेप से मिलकर बना होता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ये फॉल्स है। उसी तरह से ये बहुत सारे ट्रू फॉल्स हैं, यहाँ पे 6 हैं, 7 हैं, सॉरी, सातों के साथ आप करेंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ बोलते हैं इसको। MCQ कितने दिए हुए हैं, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे MCQ हैं, 10 MCQ है, 10 के 10 MCQ दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना। सभी के आंसर दिए हुए हैं, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करो, सारे आंसर दिए हुए मैच करना, फिर आपको समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया मैंने जो पढ़ा है। जैसे पहला MCQ मैं सॉल्व कर देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन नहीं है इन तीनों में से? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तीनों में से अकाउंटिंग का सब फील्ड कौन सा नहीं है? अभी तो पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, इतना ईजी है। देखो, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वर्ड लिखा रहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग का सब फील्ड है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप 10 के 10 MCQ सॉल्व करना, और सभी के आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, पढ़ ही चुके हैं। डिस्कस द लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, अभी लिमिटेशंस पढ़ा हमने। व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी, सोसाइटी को क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देता है, जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वही है। तो ये सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया है इस क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।